अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेंटोर। आज का जो गवर्नर सिंध का पेपर हुआ है 11 बजे, सुबह 11 बजे, उसका अभी हमने सॉल्यूशन करना है। जिस तरह के पिछले वाला पेपर का हमने सॉल्यूशन किया था 25 से उसका, इंशाल्लाह वैसे भी इसका भी सॉल्यूशन करेंगे और आने वाले टेस्ट का भी सॉल्यूशन हम करते ही रहेंगे। जैसे जैसे पेपर होता रहेंगे हम अपने चैनल पर उसका सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे ही हम पेपर अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो पहले जी ये देखें, ये पूरा पेपर है और बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। कोई मतलब इसमें वो नहीं है, जैसे कोई चीज़ ब्लर वगैरह हो रहे होते हैं ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 MCQs हैं, इनका हमने इंशाल्लाह से सॉल्यूशन करना है और काफ़ी इजी वे से हम करेंगे। यहाँ पर एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, जैसे कि देखो दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज का ही है और परसेंटेज के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन है और ज़्यादा परसेंटेज का क्वेश्चन। देखो लास्ट वाला भी, अच्छा ये तो एवरेज का है, कुछ और भी हैं जो परसेंटेज के ही हैं। जैसे कि ये आ गया, ये 5% और 5%, ये क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने लास्ट में ही अपनी वीडियो अपलोड की है। तो अब आपने वो नहीं देखी वीडियो तो उसे आप लाजमी देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो मैंने जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो मैंने उस वीडियो में मैंने बताए हैं। टोटल 10 तरीक़ों से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है परसेंटेज का, तो मैंने सारे 10 तरीके आपको बता दिए हैं कि किन किन तरीक़ों से परसेंटेज को सॉल्व कराया जाता है। तो मैं उसका लिंक दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आपको तरीका आना ज़रूरी है। और अगर आप जिसने वो कर लिए तो ये परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बिल्कुल वही है भाई। मैंने देखा है, एक तो मैंने सॉल्व करा है, सेम वही क्वेश्चन इसमें भी आ गया है। मैं अभी आपको बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन है, वो बिल्कुल यही आया है। ये मैंने देखा, एक शर्ट वाला होगा ये, हाँ पता नहीं कौन सा है, देखें एक आएगा शर्ट वाला, वो मैंने वहाँ भी सॉल्व करा और वही क्वेश्चन यहाँ आ गया। शायद वैल्यू का डिफरेंस है। तो खैर पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप जाके वो परसेंटेज वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी, वो मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल है, वहाँ पर मिलेगी आपको। चलें जी, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मोबाइल फ़ोन डेप्रिशिएट्स बाय 33%। इसका मतलब है एक फ़ोन की जो वैल्यू है ना, वो 33% कम हो रही है, डेप्रिशिएट्स हो रही है एवरी ईयर, हर साल 33% कम हो रही है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर विल इट टेक फॉर द प्राइस ऑफ $243 मोबाइल फ़ोन टू रीच $72। हर साल 33% कम हो रही है वैल्यू। अब टोटल उसकी कीमत कितनी है? $243 है। 43 होता है, 43 नहीं होता, हाँ 43 होता है, इंग्लिश में बोलते हैं यार। 243 उसकी कीमत है। अब बताना है हर साल 33% अगर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, तो $72 कितने सालों में पहुंचेगी। हमें अप्रॉक्सीमेटली ईयर बताना है, मतलब अंदाज़ा लगाना है ईयर का। चलें जी लगाते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला है, मैंने गूगल पर देखा है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो वो जो आपको तरीका बताएगा काफ़ी लंबा चौड़ा तरीका है। और जो मैंने चैट GPT से भी इसको देखा है, वो भी बहुत ही लेंदी वे, उसने तो लोग के फॉर्मूले, लोग के तरीके से किया हुआ सॉल्व। लेकिन हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। डेप्रिशिएशन परसेंटेज कितनी है, डेप्रिशिएट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पास लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। वो है, रेट है 33%, डेप्रिशिएट रेट है 33%। ओरिजिनल वैल्यू जो है OV लिख देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू है $243 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ईयर मालूम करना है कि वो रीच हो जाए तो $72 पर पहुँच जाए। जब इसकी कीमत, मोबाइल की कीमत इतने $72 की बनेगी ना, तो देख लेंगे कितने सालों में बनेगी। चलो आज देखते हैं क्या करना है। हर साल 33% इसमें से कम करते जाना है। तो पहले साल 33% कम करना है, तो सबसे पहले 243 का 33% निकालो। 33% कैसे निकालेंगे? 33% ऑफ 243 क्या करेंगे, 33 को 100 से डिवाइड कर देंगे, देन इससे मल्टीप्लाई कराना है। जब 33 को 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.33। अब इसका क्या करूं, 243 से मल्टीप्लाई करा दूं। ये लो मल्टीप्लाई मैंने करा दिया, 3.19 आंसर आ गया। तो क्या करूं, देखो पहले साल 33% जब वैल्यू गिर जाएगी इस मोबाइल की, तो कितनी आएगी, 80.19 इसकी वैल्यू गिरेगी। तो मतलब इसमें से 80.19 को माइनस कराना पड़ेगा। 83 माइनस 80.19 इज इक्वल टू 62.81, 162.81। पहले साल इसकी इतनी वैल्यू बनेगी, ठीक है। जब इसमें एक साल बाद 33% गिरेगा तो इतनी वैल्यू बनेगी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अब क्या है, आफ्टर 2 ईयर देखते हैं कितने बनेगी। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कितनी बनेगी, वाई का मतलब ईयर है। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू से फिर 33% निकालना है। अब इसमें से निकालना है, अब ये वैल्यू तो ख़त्म हो गई, एक साल बाद ये बची, अब इसमें से 33% निकालना है। तो 33%
ऑफ 162.81। 33% कितना होता है? 0.33 मल्टीप्लाई बाय 162.81 बराबर है 53.72। 53.72 के इसका 33% इतना आया है। अब इसका क्या करना है? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 सालों के बाद इसकी कीमत इतनी बचेगी। 2 सालों के बाद इसकी कीमत बची 109.09। ठीक है, 2 सालों के बाद इतनी बची है कीमत। अब थर्ड ईयर में आफ्टर 3 ईयर करते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, वाई का मतलब ईयर है, तो कितनी बचेगी भाई? आफ्टर 3 साल के बाद कितनी बचेगी? अब वापस इसको 33% से मल्टीप्लाई कराओ और इसमें से वो वैल्यू माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो उसकी 3 साल के बाद वैल्यू बचेगी। तो 33% ऑफ 109.09, 33% होता है 0.33 या फिर 0.33 की बात है। ठीक है, मैंने 0 नहीं लिखा। 109.09 क्या वैल्यू बनेगी? 0.33 109.09 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया? 35.997। अब इस 35.997 को इसमें से माइनस कराऊंगा, 109 में से जब इसको माइनस कराऊंगा तो आंसर आएगा 73.09। देखो जी, 73.09, $73 बचेगी 3 साल के बाद। अगर मैं इसमें से 33% और निकाल दूं चौथे साल बाद, अगर 4 साल की और निकाल दूं तो काफ़ी कम रह जाएगी। लेकिन हमें कितनी बनानी थी? $72 बनानी थी। और ये तकरीबन सेम है। उसने भी तो यही बोला था, अप्रॉक्सीमेटली कितने साल बाद, मतलब अंदाज़न कितने साल बाद $72 की बन जाएगी। तो अंदाज़न 3 साल के बाद अंदाज़न $73 की बन जाएगी। जो 73 और 72 तकरीबन सेम ही है एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, तो हमने 3 साल के बाद इसकी कीमत निकाल ली। अगर वो पूछता कि बताओ $35 बचाना है, ठीक है, $35 की कितने साल बाद होती, लेकिन हमने जब यहाँ तक किया है तो ये तो 73 है, तो 1 साल और इसमें से कम कर देते हैं। लेकिन रेट कौन सा यूज़ करते हैं? वही 33%, जो हर साल इसमें से कमी आ रही है। तो इसमें से भी कितना हम कम करते हैं? 33% कम करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट का ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं पैदा कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि हमने 3 दफ़ा 33% को माइनस कराया है। अगर हम एक ही दफ़ा, क्या है 33 और 33, 66 और 33, 99 हो जाता, 99 ही % इसमें से माइनस करा देते तो आंसर आ नहीं जाता? बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हर साल उसकी कीमत चेंज हो जाती है। मोबाइल की कीमत चेंज हो जाती है ना, पहले साल इतनी थी, दूसरे साल इतनी हो गई, तीसरे साल इतनी हो गई। तो क्या हो रहा है? हर साल वैल्यू कीमत चेंज हो रही है, दूसरे साल इतनी हुई। तो अगर हम 99% इसी में से निकाल देते तो पीछे बचता क्या? $1 या $2 बचते, है ना। तो इसमें से नहीं निकालना, इसमें से 33% निकालना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से 33% निकालना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से 33% निकालना है। आई बात समझ में? तो आखिर में 73 आ गया। लेकिन अगर 73 नहीं आया, 71 70 भी आ जाता, तब भी हम बोलते कि तकरीबन 3 साल के बाद ही 72 बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 3 ईयर, 3 साल ही इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है। अगला देखो, आ स्टोर इज सेलिंग अ शर्ट एट अ 20% डिस्काउंट, द ओरिजिनल प्राइस इज 50। यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कराया था। सेलिंग क्या है? 20% डिस्काउंट पर दे रहा है बंदा और $50 की वो शर्ट है, तो बताओ वो कितने की बचेगी आफ्टर डिस्काउंट। ये सारे क्वेश्चन डिस्काउंट के, प्रॉफिट के, लॉस के, एवरेज के, इंक्रीज़ के, डिक्रीज़ के, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। उसका लिंक है, जाके लाजमी देखो वीडियो। उसकी ओरिजिनल कीमत है, ओरिजिनल प्राइस $50 है, डिस्काउंट परसेंटेज है 10% है ना, 20% है, 20% है। हमें बतानी है कि कीमत मालूम करो डिस्काउंट के बाद कितनी होगी। देखो भाई, 50 का 20% निकालते हैं, 20% को 50 में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत होगी एक शर्ट की। अब वो करते हैं, 20% ऑफ 50 कितना होता है? 20% 50 कितना होता है भाई? 20% का क्या मतलब होता है? 20 को पहले 100 से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 50, ये होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 50 बराबर है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 50, 10। ये 10 है, तो 10 को इसमें से माइनस कराने पर डिस्काउंट निकालते हैं ना, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है? $10 का है, तो $10 का ओरिजिनल कीमत से निकाला जाता है। जब भी उसकी रेट बताएंगे तो 50 में से 10 निकालेंगे तो $40 उस शर्ट की कीमत है आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है,
अब इसका आंसर है 40 और 40, सी इसका राइट आंसर है, हो गया। अब अगला देखो, इंग्लिश का है, देखा नंबर 3 है, द माउंटेन रेंज। एक और बात मैं बताऊं कि 2 से 3 क्वेश्चन पिछले जो टेस्ट में थे वो रिपीट हुए हैं इसमें, ठीक है। तो जो कह रहे थे कि कुछ भी रिपीट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी रिपीट हुए हैं। अब जिनका लाखों में टेस्ट है, मैं तो कहता हूँ वो पूरा पेपर ही रिपीट होगा, मतलब जितने भी टेस्ट हो चुके हैं ना, वो सारे एक एक दो दो करके 25 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। जिनका 1 लाख या 2 लाख के बाद है रोल नंबर है, उनके जब बारी टेस्ट आएगी ना टेस्ट की, तो सारे रिपीट ही होंगे, मतलब सारे पास पेपर ही कर ले और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार लो तो आपका टेस्ट निकल जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, बहुत टाइम है। क्या है जी, द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच होम टू ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा, तो यहाँ पर डैश में क्या लगेगा, डैश में से क्या आर होम नहीं लग सकता, फॉर दे आर, अच्छा ये प्रीपोजिशन है, विच लगेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने पढ़ते हुए विच बोल भी दिया था ना, द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच होम टू ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर विच का इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन आपको पढ़ाई हुई है, 3x + 5 = 20। सॉल्व करो इक्वेशन, 3x + 5 = 20। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मतलब x को अलहदा करना है। आओ करते हैं, अभी कर देते हैं। x को अलहदा करना है, x के साथ कौन है, पहले 5 प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, चलो कर देते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दो, माइनस कितना 15 आंसर आएगा ना, 5 में से 15 में 20 में से ये 5 जाएंगे, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है, 20 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेंगे। अब क्या x के साथ कौन है, x अलग है, बिल्कुल नहीं अलग, x के साथ 3 है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15/3, 3 के टेबल से काटो, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो x किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x बराबर है 5 के, तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद अ बेस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट। ट्राइंगल का एरिया, मैं आपको ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब का एरिया फाइंड करना सिखा देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, एग्जाम में ये भी बना हुआ आ सकता है, तो आप इसे ट्राइंगल ही कंसिडर आपने करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/BH। फिलहाल आप ये फॉर्मूला लिख लो, बी क्या है, एच क्या है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है बेस इनटू हाइट। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका भी बी और एच सेम है दोनों का, तो मतलब सेम क्यों है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई फर्क नहीं हुआ। मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इसका ये भी है, बी स्क्वायर भी है, ठीक है, बी स्क्वायर भी है और बी मल्टीप्लाई बाय एच भी है, मैं आपको सिखा देता हूँ, सबको सिखा देता हूँ। फिलहाल हमने ये सॉल्व करना है ट्राइंगल के लिए। क्या है, ये बोल रहा है बेस 6 यूनिट है, हाइट 8 यूनिट है, बेस 6 यूनिट, हाइट 8 यूनिट। ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल लिख देता हूँ और इसको फिल कर दूँ। जब ट्राइंगल लिख दो और उसको फिल कर दो तो समझा जाता है ये एरिया की बात हो रही है, ठीक है। खाली ट्राइंगल लिख दो, जैसे कि ये लिखा हुआ है बिना फिल किए, तो समझा जाता है कि ये ओनली ट्राइंगल ही लिखा हुआ है। जब फिल किया हुआ हो तो समझा जाता है कि ये ट्राइंगल का एरिया की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला के लिए 3 नुक्तों का निशान यूज़ किया जाता है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मैंने हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस लिख दिया, कोई मसला नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट 8 है और बेस 6 है। इसे सॉल्व करो, 8 6 48, 48 डिवाइडेड बाय 2 24। तो ट्राइंगल का एरिया जो आ गया वो 24 आ गया और वहाँ पर आंसर भी था 24, ठीक है, ऑप्शन था बी या सी था कोई, ये 24 हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यूँ होता है, ये रेक्टेंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बेस कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कहलाती है। जैसे कि इसकी हाइट दी गई है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल बेस इज 8, अरे उल्टा बोल गया मैं। तो वहाँ पर भी ट्राइंगल की जगह वर्ड होगा रेक्टेंगल, तो आपने रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला लगा देना, लेकिन 1/2 नहीं लिखना। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर चारों तरफ से सेम होता है,
जो उसकी बेस होती है, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो होता है वही यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है, वही उसकी हाइट होती है। तो मतलब कि आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कराओ या फिर बी को बी से मल्टीप्लाई कराओ, सेम है, बी स्क्वायर कर दो या फिर बेस को हाइट। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन स्क्वायर का किस तरीके से आ सकता है, यूँ आ सकता है, मैं पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसको अभी रहने दो आप, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना सही है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज 5 यूनिट। इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, 5 हो सकता है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लेंथ दी हुई है, 2 नहीं दी हुई, हालांकि एरिया 2 से मालूम होता है, एक हाइट होनी चाहिए और एक लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ सिर्फ एक लेंथ दी गई है, एक डायमेंशन दी गई है, कोई भी 2 डायमेंशन होनी चाहिए। अच्छा एग्जाम में अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर अभी जो पेपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अभी क्वेश्चन है कि ट्राइंगल हुज बेस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट है। यहाँ पर बेस और हाइट का उसने नाम लिया है, अगर बेस और हाइट का नाम ना ले तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, तब भी आपने यही समझना है। अगर वो सिर्फ 2 दे दे, हुज लेंथ्स आर 6 यूनिट एंड 8 यूनिट, यूँ लिख दे, तब भी आपने क्या समझना है, एक को बेस कह देना, एक को हाइट कह देना। अब किसी को भी बेस कह दो, किसी को भी हाइट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होना है, सब में आखिर में एक ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 यूनिट है, लेंथ 5 यूनिट है। अब आगे क्या करें, देखो स्क्वायर की सारी लेंथ सेम होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ 5 है तो यहाँ से भी यहाँ तक 5 ही होगी। हमने कंसीडर करना है इसकी बेस भी 5 और इसकी हाइट भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एरिया निकालना है ना, एरिया, स्क्वायर का एरिया यही होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 25। और मैंने इसको बोला बी स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब एक लेंथ का स्क्वायर ले लो, वैसे 5 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 ही होता है। या फिर आप स्क्वायर ले लो या फिर बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करा दो, तो आंसर सेम आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हो सकता है आपके पेपर में ट्रायंगल की जगह स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में से कोई एक पूछा जाए। तो आओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, गीजर्स हैव ऑफन बीन कंपेयर टू वोल्केनोज डैश दे बोथ इमिट हॉट लिक्विड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। ये रिपीट बिल्कुल रिपीट हुआ है, इसका आंसर ड्यू टू है, ड्यू टू दे बोथ, ड्यू टू नहीं बिकॉज है मेरे ख्याल से ना, बिकॉज था ना वैसे, इसका आंसर ड्यू टू बिल्कुल नहीं, आंसर इसका आंसर बिकॉज है। अच्छा 7वां देखो, चूज द सिनोनिम्स फॉर इनॉर्मस। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, मिलता जुलता अल्फाज, ठीक है। इसका जो इनॉर्मस का जो भी मतलब हो, उनमें से नीचे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो इनॉर्मस के मीनिंग को मैच करता हो, ठीक है। चलो जी देखो यहाँ पर अगर टाइनी देख लो, स्मॉल देख लो, लिटिल देख लो। एक और बात है यहाँ पर, वैसे मुझे भी नहीं पता कि इनॉर्मस का मतलब क्या है, पर एक और भी इन्होंने एक हिंट दी हुई है, बहुत ही आसान करके बताया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ए ऑप्शन है टाइनी। टाइनी का क्या मतलब होता है, टाइनी का तो मतलब पता होगा ना, टाइनी पार्टिकल सुना होगा आपने, टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, सबसे बहुत छोटा। स्मॉल का क्या मतलब होता है, स्मॉल का भी मतलब छोटा होता है। लिटिल का क्या मतलब होता है, लिटिल का मतलब भी छोटा होता है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर आप टिक करेंगे तो आंसर तो सेम होगा। मतलब आपको लगता है टाइनी है तो टाइनी टिक कर रहे हो, तो ये भी तो इन दो में से भी तो कोई एक हो सकता है, क्योंकि टाइनी का मतलब भी छोटा है और इन दोनों का मतलब भी छोटा ही है। अगर इसको टिक करें तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसका मतलब ये तीनों के मीनिंग सेम है, ये तीनों आप में इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट नहीं कर सकता, या तो फिर आप तीनों सेलेक्ट करो या फिर कोई ना सेलेक्ट करो। तो इसका मतलब ये होना चाहिए इसका मीनिंग इनॉर्मस का, ठीक है, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है, ये तीनों सेम है और ये अलग है, तो इसी को सेलेक्ट करो। जो मीनिंग ह्यूज का है वही मीनिंग इनॉर्मस का होगा। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से भी इन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको खुद की क्या बोलते हैं सोच को इस तरीके से सोचो। वैसे ह्यूज ही है, ठीक है, इनॉर्मस का जो सिनोनिम है वो है ह्यूज, ये 3 नहीं है। उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। अगला देखो 8वां है 10 men कैन कंप्लीट अ जॉब 14 days। अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, इस रेशन प्रोपोर्शन से हम सॉल्व करते हैं। 10 आदमी एक काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो वही पूछ रहा है 4 आदमी एक काम उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैंने यूँ कुछ रेशो बना लिया है। देखो जी 10 आदमी एक काम को 14 दिनों में कर रहे हैं, तो 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ये आप बता सकते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं रेशन प्रोपोर्शन की, तो बता सकते हैं कि ये कौन सा वो है मेथड है, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इन्वर्स रिलेशन है। तो ये देखेंगे इन्वर्स रिलेशन है। देखो अगर आदमियों को कम करेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 10 आदमी 14 दिनों में कर रहे हैं, तो 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे, अरे टाइम ज़्यादा लगाएंगे कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि आदमी कम कर रहे हैं तो टाइम दिन बढ़ जाएंगे। तो मतलब अगर ये चीज़ इसको हम यूँ लिखें, इसको हम यूँ कर दें, तो यहाँ से ऊपर करना पड़ेगा, ऐसी बात है ना।
इन्वर्स रिलेशन तो यही कहते हैं, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। सेम इन्हीं तरीके से हमने लिखना है। इसकी दुम क्या है, इसकी दुम ये है और इसकी हेड ये है, तो मतलब पहले ये लिखेंगे देन ये लिखेंगे। तो 10/4 लिख दिया मैंने, चलें जी लिख दिया। अब इक्वल टू का साइन भी डाल सकते हैं, रेशो का डालना है रेशो का भी डाल दें। अब देखो आप क्या लिखना है, पहले दुम वाला लिखेंगे, x/14 लिखेंगे, x/14। अगर कोई स्टूडेंट चाहे बोले यहाँ पर अभी उठ के बोले कि सर क्या हम यूँ कर सकते हैं, पहले हम यूँ इसको यूँ कर दें, ये बढ़ा दें और ये कम कर दें, ऐसे कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। क्या मतलब हो, सेम होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए, यूँ भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने यूँ इस ब्लैक मार्कर से जो मैंने किया यूँ किया, तो फिर आप इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, पहले दुम वाला लिखो, दुम में कौन है 4 है और हेड में कौन है 10 है, तो पहले आप लिखेंगे 4/10 बराबर है, और ये क्या है 14/x, तो ये लिखोगे आपने 14/x लिखोगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। चलें जी, पहले क्या करना है, हमें x को अलहदा करना है, तो x के साथ 14 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/4 मल्टीप्लाई बाय 14 बराबर है x के। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि राइट आंसर आ जाएगा। मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 35, तो यहाँ पर मैंने 35 लिख दिया। अच्छा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर x नीचे डिवाइड में हो रहा है, तो x को कहाँ पहले वहाँ लेके जाएंगे, फिर 10 को यहाँ लेके आएंगे और 4 को यहाँ लेके आएंगे। इसीलिए मैंने इस तरीके से नहीं किया था, इस तरीके से किया था ताकि x ऊपर आ जाए, सीधा सीधा 14 को वहाँ पर भेज दें। वैसे इसको भी हम कर देते हैं। कैसे, x को सबसे पहले मैं यहाँ पर लेके आऊँगा कुछ इस तरह, x मल्टीप्लाई बाय 4/10 बराबर है 14 के। अब क्या करूँगा, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 4x, ये देखो ना 4 तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला लेकिन 4 होगा, और नीचे यहाँ 10 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब क्या करना है, अगले स्टेप में इस 4 को हटाना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 35 ही आएगा। सही है, और जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नंबर 9 देखते हैं, ये भी है लेकिन ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने देखे बना भी है, देखो 40 आदमी हैं, एक दीवार बनाते हैं 4 मीटर हाई 15 दिनों में। ठीक है, अब बताओ द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 5 मीटर हाई इन 6 डेज। सिमिलर वॉल भी इसने लिखा है और 5 मीटर हाई भी लिखा है। अगर सिमिलर है तो 5 मीटर हाई कैसे हो सकती है, 4 मीटर ही होगी ना, जैसे वो 4 मीटर हाई है तो ये 5 मीटर हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर लिखा है। तो हो सकता है कि ये मिस्टेक हो गई हो, लेकिन हम इसे भी यूटिलाइज कर लेंगे। देखें जी, आगे करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक दीवार को 40 आदमी बनाते हैं 15 दिनों में, तो बताओ उसी दीवार को 6 दिनों में कितने आदमी बनाएंगे। तो आपका एक इंजीनियरिंग नॉलेज के हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या दिन ज़्यादा लगेंगे, आदमी ज़्यादा यूज़ होंगे या कम इस्तेमाल में आएंगे। देखो 40 आदमी 15 दिनों में बना रहे हैं, तो कितने आदमी आए 6 दिनों में बना लेंगे, ज़्यादा आदमी आने चाहिए। चलो आओ देखते हैं इसको। यहाँ पर मैंने बना लिया है 40 आदमी हैं, दिन 15 हैं। अब आदमी पता नहीं कितने हैं, x आदमी हैं, दिन 6 हैं। तो जब 40 आदमी और 15 दिन मिलते हैं तो क्या चीज़ होती है, एक दीवार बनती है। ठीक है, 40 आदमी 40 मैन मल्टीप्लाई बाय 15 डेज, तो एक काम होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 600 बनेंगे। ठीक है, 600 हो रहा है, एक 600 फिगर बनकर हमारे पास आ रही है। उसी तरह अगर हम x मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो क्या होगा, 6x आ जाएगा। एक सेम काम आ जाएगा ना, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वर्क के बराबर हो जाएगा। 600 इज इक्वल टू वर्क के बराबर हो जाएगा। सही है, जब ये होगा तो 6x बराबर है, ये भी वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन बना लिया, इसको इक्वेशन से ड्राइव कर लिया। वैसे ही कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, इस तरीके से नहीं होता, इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है एक। ठीक है, लेकिन हमने इसे शॉर्ट तरीके में आंसर लेके आना है, और इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है, और अप्रॉक्सीमेटली ही राइट आंसर होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 73 का आंसर आया था, तो जो भी ऐसे तरीके हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली आता है, लेकिन राइट आंसर के बहुत करीब होता है। हम तुक्का लगा सकते हैं कि यही राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें आप टेंशन ना लें, यही सही तरीका, वैलिड तरीका भी यही है। अच्छा, तो बात समझ आई मैंने क्या किया है, यहाँ तक समझना है आपने, बस ये तरीका आपको समझना चाहिए। 40 आदमी मिले और 15 दिन मिले, तो क्या हुआ, एक चीज़ बन के आई हमारे पास, फिगर बन के, ये 600 हो गया। अब इस 600 में क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है।
अब देखो आदमी कितने हैं पता नहीं कितने हैं, दिन कितने हैं 6 दिन है, जब ये दोनों मिले तो एक और फिगर बन के आई। अब इस फिगर में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ये भी काम है ये भी काम है, तो इसका मतलब हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन का यही रूल होता है, अगर एक साइड बराबर आ जाए तो दूसरी साइडों को इक्वल ले लिया जाता है। तो 600 बराबर है 6x के, 600 बराबर है 6x के, यहाँ से हमें x चाहिए, वही ना आदमी चाहिए ना, कितने आदमी आएंगे, तो x के साथ 6 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये लो कर दिया डिवाइड। तो 6 1s are 6, 6 1s are 6 और ये 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। तो x किसके बराबर है 100 के बराबर है, इक्वल टू 100 आंसर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 100 ऑप्शन में नहीं है मगर 105 ऑप्शन में है, तो 105 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है 105 ही इसका आंसर है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोले कि भाई 105 100 को आप 105 मान रहे हो, तो क्या एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर 105 भी हो और 100 भी हो तो हम किसे टिक लगाएंगे, अरे ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आता है, जैसे कि अभी 72 वाले का आंसर आ गया था, वो 72 वाले का वो क्या था, वैसे उसका आंसर 72 आना चाहिए था मगर हमारा 73 आ रहा था, लेकिन 73 क्या ऑप्शन में था, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं था। उसी तरह ऐसा उनको भी पता है कि शॉर्टकट जो मेथड होते हैं उनसे जो आंसर आने चाहिए वो क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता होता है, और शॉर्टकट का यही होता है वो एक्यूरेट नहीं होते, नियरली होते हैं, मतलब करीब करीब होते हैं। लेकिन मैंने कंपाउंड प्रोपोर्शन की वीडियो बनाई हुई है, उस तरीके से आपने करना है तो उस तरीके से करें ना सॉल्व। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, मैथ की 5-6 वीडियोज़ हैं, तो उन्हें आप देखें और वहाँ से तरीका आपको समझ आ जाएगा और वहाँ से कर लें। लेकिन काफ़ी लेंथी तरीका है, मैं तो चाहता हूँ आप इसी शॉर्टकट तरीके से करें और ऑप्शन में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे ना उतना ही चीज़ों में फंसते जाएंगे, ये मेरी आप जहन में रखें बात। बस पॉजिटिव सोचें, आपके बारे में भी जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा और डिफरेंस ज़्यादा होगा नंबरों का। 100 आंसर आपका आ रहा है तो 105 उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 ऑप्शन में नहीं है, जो 100 के जो करीब हो वही उसका राइट आंसर होगा। सही है, भले कुछ भी हो, जो आपके आंसर के ज़्यादा करीब होगा उस पर टिक लगा देना, इंशाल्लाह सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये सीरीज़ वाले तो मैंने पहले से क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्या सीरीज़ है, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, आगे बताओ क्या आएगा। वैसे अगर यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करें तो इन दो का डिफरेंस क्या आ रहा है, शुरू के 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, इनका डिफरेंस आ रहा है 4, इनका डिफरेंस आ रहा है 5, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर हमने लिखना है उस नंबर को 15 में से माइनस कराने पर आंसर क्या आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए। डिफरेंस ऐसे निकाल देना, 3 में से 1 गया, 6 में से 3 गया, 2 के बाद 3 आएगा ना यार, ये 3 है, ठीक है। 10 में से 6 गया 4 बचे, 15 में से 10 गया 5 बचे, तो इसमें से 15 जाएंगे तो आंसर 6 बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 15 में से आंसर निकालो वो 6 बचे आंसर। अगर 15 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, 15 में से 21 को आंसर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, तो यहाँ पर 21 आएगा और 21 ही राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। अगला देखो भाई, ड्यूरिंग द कहाँ गया यार, ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ ओशियन नेविगेशन डैश एनी नीड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स। हाँ तो भाई कहाँ पे आएगा इसका, सो दैट हार्डली एनी नीड, हार्डली वॉज एनी नीड, अच्छा हार्डली वॉज एनी नीड नहीं आ सकता, ठीक है, हार्डली के बाद वॉज नहीं आ सकता, हार्डली के बाद वॉज आता ही नहीं है, सही है। तो हार्डली से पहले वॉज आ सकता है, हार्डली के बाद वॉज नहीं आ सकता, क्योंकि हार्डली एक क्या है, हार्डली इसको हम वर्ब कह देते हैं, तो वर्ब के पहले वॉज आता है, वर्ब के बाद वॉज नहीं आता, सही है। तो ये तो सी नहीं हो सकता, देयर वॉज हार्डली वॉज, अच्छा व्हेन देयर हार्डली वॉज, तो बी भी नहीं होगा, ए सी भी नहीं होगा, सो दैट हार्डली एनी नीड, सो नहीं होगा, यहाँ पर आएगा देयर वॉज हार्डली। वहाँ पर किसकी बात हो रही है, देयर का मतलब है वहाँ, तो वहाँ किसकी बात है, ओशियन नेविगेशन की बात हो रही है, समंदर में जो जांच पड़ताल की जाती है। तो देयर वॉज हार्डली एनी नीड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स, वहाँ पर इस टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट की हार्डली नीड होती है, मतलब कि सख्त ज़रूरत होती थी, ठीक है जी, नेविगेशन करते वक्त। वॉज का मतलब थी ना, पास्ट में चला गया, तो क्या यहाँ पर आएगा देयर वॉज हार्डली,
अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो खुद के टेबल से जाएं। खुद के टेबल से कौन करते हैं, 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 9, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 आर 9। 9 नहीं होगा, 9 की जगह होगा 8, 8 होगा। 8 भी नहीं होगा, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आती है, 8 के टेबल में भी आता है। तो 11 होगा, 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है। उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 15 नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा बताओ भाई, 5 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए 15 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जो खुद के टेबल में है। अब उम्मीद है आप आगे भी आप खुद कर लेंगे। अब इसमें से देख लेते हैं कौन है प्राइम नंबर। क्या वैसे बताना क्या इसमें, नोट अ प्राइम नंबर, इनमें से जो प्राइम नंबर ना हो। 17 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। ये किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली खुद के टेबल में आता है। खुद का टेबल कौन सा है इसका, 17 ही खुद का टेबल है। 23 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है 23, और किसी के टेबल में नहीं आता। 29 प्राइम नंबर है, एग्जैक्टली किसी के टेबल में नहीं आता। 21 प्राइम नंबर है, नहीं। 21 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। आपने एक चीज़ नोट की, मैंने तो दूसरा पेपर सोल्व कर रहा हूँ, मैंने तो नोट कर लिया, ज़्यादातर इसके जो आंसर हैं वो बी ही हैं। तो आपको जब भी कभी किसी क्वेश्चन में तुक्का लगाना पड़ जाए तो आप तुक्का किस ऑप्शन पर लगाएंगे, ऑप्शन बी पर लगाएंगे तुक्का, ठीक है। आप बोल देना बी इसका राइट आंसर है। अमेंड, अगला देखो, अमेंड टेक 50 मिनट्स, इसको सॉल्व करते हैं जी। एक आदमी 50 मिनट एक सफ़र तय करता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो 50 मिनट में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब वो बोल रहा है इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 6 किलोमीटर की बजाय 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर की स्पीड पकड़े तो वो सेम डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेगा। ठीक है जी, हमें टाइम बताना है। देखो पहले उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर की स्पीड थी, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, 50 मिनट में डिस्टेंस कवर किया। अब बताओ अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर हो गई है तो वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। डायरेक्ट इन्वर्स का मतलब ये है, अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं तो टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा। अरे टाइम कम हो जाएगा, आप जितनी जल्दी भागोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, जितना तेज़ भागोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। तो अगर यहाँ पर मैं यूँ एरो लेकर जाऊँ तो यहाँ पर एरो यूँ जाएगा, ऐसा ही है ना। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो जाएगा, या फिर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। अरे समझनी पड़ेगी, लेकिन मेरे एरोज़ को देख के आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आप एरो की शक्ल बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाएंगे। क्यों, आप कह रहे होगे 6 से 10 हो गया तो ये x से 50 होना चाहिए, ऐसे x से 50 क्यों हो गया। कोई मसला नहीं है, आप बस समझ जाएंगे। हम एरो अपोजिट डायरेक्शन में ही करने हैं हमने, ठीक है, यूँ कभी नहीं कर देना, सही। एरो को अपोजिट डायरेक्शन में करना है। अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर जाना चाहिए, अगर यहाँ ऊपर है तो दूसरा नीचे जाना चाहिए। ये होता है इन्वर्स रिलेशन। हमें ये सेंस यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो जल्दी पहुँचेंगे ना, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले दुम लिखते हैं फिर सर लिखते हैं। दुम क्या है, 6 है, सर क्या है, 10 है, और यहाँ पर इक्वल टू, पहले दुम x लिखेंगे, सर 6 50 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x को अलग करना है, 50 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 50 बराबर है x के। इसे सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व किया है और आंसर इसका 30 आ गया, ठीक है, 30 आंसर आ गया। तो 30 मिनट में पहुंच जाएगा वो, तो वहाँ पर जो 30 होगा वही इसका राइट ऑप्शन है, 30 आ गया। ठीक है जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज it arrives so early in the season before many other birds, the robin has been called the dash of spring। अच्छा ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया, इसका हार्बिंजर इसका राइट आंसर है। ये मैंने पिछले वाले टेस्ट में भी आपको बताया था। अगला देखो, जिशान्स बर्गेन बेसमेंट एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द प्राइस मार्क। इफ जिशान बाइज मिनी रेडियोज for 480, what price should he mark them if he want to make a 20% profit on his quote। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितनी चीज़ें बेचनी, कितने रुपए की चीज़ बेचनी चाहिए, इसे करते हैं। पहली लाइन में छोड़ दो क्या बोल रहा है, हमें सिर्फ मतलब यहाँ से है। वो क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 20% प्रॉफिट हो जाए। वो एक चीज़ ख़रीदता है 80 रुपये में, अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कितने रुपए में चीज़ उसको बेचनी चाहिए। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं इसे। उसने ख़रीदी जो थी कि चीज़ ख़रीदी थी, कॉस्ट कितने थी, 80 रुपये की थी, ठीक है। अब उसको परसेंट प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए।
तो क्या करेंगे, 80 का 20% निकाल लेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 20% का क्या मतलब होता है, 20 से डिवाइड कर देना। जब 100 से डिवाइड कर देना। जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। 80 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराओ, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। अभी 16 का क्या करना है, ये है 20% ऑफ 80। अब उसे जो भी उसने चीज़ ली है, 80 रुपये में चीज़ ली है, तो उसे आगे कितने रुपए में बेचनी चाहिए कि उसको 20% का मुनाफा आ जाए, तो प्रॉफिट आ जाए। तो हमेशा ऐड करते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है, सिखाया है। तो 80 और 16 कितने बनते हैं, 96 बनते हैं। तो अब उसको 96 रुपये में वो वाली चीज़ बेचनी चाहिए जो भी उसने खरीदी है 80 रुपये में, तो उसे 20% का मुनाफा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे 10 सवाल अभी रहते हैं, तो अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एंड कार्ड में भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी वो वीडियो, तो ज़रूर उसको आपने लाजमी देख लेना है। और एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।